20वीं सदी की शुरुआत में दुनिया बहुत ही अशांत जगह थी। हर तरफ देशभक्ति का ज्वार उठ रहा था और पुराने राज टूट रहे थे। इसी उथल पुथल में एक बहुत बड़ा युद्ध शुरू हुआ, दूसरा विश्व युद्ध। इस युद्ध के बीज वर्साई की संधि में बोए गए थे, जिसने पहले विश्व युद्ध को खत्म तो किया, लेकिन जर्मनी के मन में बहुत नाराजगी भर दी। 1930 के दशक के वैश्विक आर्थिक मंदी ने इस अस्थिरता और नाराजगी को और बढ़ा दिया। इसी बीच नाजी जर्मनी, जिसका नेता एडोल्फ हिटलर था, और इंपीरियल जापान, जिसका नेता सम्राट हिरोहितो था, जैसे आक्रामक देश अपने इलाके और ताकत बढ़ाना चाहते थे। जर्मनी, जो ज्यादा जमीन चाहता था, उसने यूरोप में फतह करने का अभियान शुरू कर दिया। जापान, जिसके पास संसाधन कम थे और जो खुद भी बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता था, उसने पूर्वी एशिया और प्रशांत महासागर की तरफ ध्यान दिया। राष्ट्र संघ, जिसे भविष्य के युद्धों को रोकने के लिए पहले विश्व युद्ध के बाद बनाया गया था, इस आक्रामकता के सामने बेअसर साबित हुआ। दुनिया डर के साथ देख रही थी जैसे युद्ध के ढोल जोर से बजने लगे। 1938 में जर्मनी ने पोलैंड पर हमला करके नाजुक शांति को तोड़ दिया और यूरोप एक और विनाशकारी युद्ध में गिर गया। दुनिया डर के मारे देखती रही जैसे नाजी सेना यूरोप में कहर बरपाती हुई आगे बढ़ रही थी और हर तरफ तबाही और मौत फैला रही थी। दुनिया ने अपनी सांस रोक ली, एक ऐसे युद्ध के लिए तैयार हो रही थी जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल था। 1941 में युद्ध एक मोड़ पर आ गया जब जापान ने 7 दिसंबर को पर्ल हार्बर, हवाई पर अचानक हमला कर दिया। यह हमला अमेरिका के प्रशांत बेड़े के खिलाफ एक एहतियाती कदम था, जिसने अमेरिकी लोगों को हिलाकर रख दिया और पूरे देश को एक्शन में ला दिया। अगले दिन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कांग्रेस को संबोधित किया और 7 दिसंबर को एक ऐसी तारीख बताया जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। जापान के खिलाफ युद्ध की घोषणा के साथ अमेरिका आधिकारिक तौर पर दूसरे विश्व युद्ध में शामिल हो गया। प्रशांत महासागर का युद्ध क्षेत्र क्रूर द्वीप अभियानों से भरा था। अमेरिकी सेना अपने सहयोगियों के साथ रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीपों से जापानी सेनाओं को हटाने के लिए कड़ी लड़ाई लड़ी। इवो जीमा और ओकिनावा जैसी लड़ाइयां दोनों तरफ से भयंकर युद्ध और भारी नुकसान का प्रतीक बन गई। जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, जीत मित्र राष्ट्रों के पक्ष में होने लगी। अमेरिका की औद्योगिक ताकत और रणनीतिक बमबारी अभियानों ने धीरे धीरे जापान की युद्ध करने की क्षमता को कमजोर कर दिया। हालांकि बढ़ते नुकसान और घटते संसाधनों के बावजूद जापान के सैन्य नेता बुशिडो की एक संहिता से प्रेरित होकर, जो आत्मसमर्पण से ज्यादा सम्मान और मृत्यु को महत्व देती थी, हार मानने से इनकार करते रहे। एक अंतिम निर्णायक मुकाबले का मंच तैयार हो गया था, जिसके जापान और दुनिया के लिए दूरगामी परिणाम होने वाले थे। जैसे प्रशांत महासागर में युद्ध चल रहा था, वैसे ही युद्ध के मैदान से दूर एक अलग तरह की लड़ाई लड़ी जा रही थी। अमेरिका की गुप्त प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक और इंजीनियर समय के खिलाफ एक दौड़ में लगे हुए थे, मैनहट्टन प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत इस डर से हुई थी कि नाजी जर्मनी अपना खुद का परमाणु बम बना रहा है। मैनहट्टन प्रोजेक्ट ने उस समय के कुछ सबसे प्रतिभाशाली लोगों को एक साथ लाया, एक ही लक्ष्य के साथ, परमाणु की शक्ति का उपयोग करना और दुनिया का सबसे विनाशकारी हथियार बनाना। भौतिक विज्ञानी जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के नेतृत्व में इस प्रोजेक्ट में वैज्ञानिक सहयोग और सरकारी धन अभूतपूर्व स्तर पर शामिल था। वैज्ञानिकों ने अथक परिश्रम किया, घंटों गुप्त रूप से काम किया, इस ज्ञान से प्रेरित होकर कि दुनिया का भाग्य अधर में लटका हो सकता है। उनके सामने चुनौतियां बहुत बड़ी थीं। परमाणु विखंडन का विज्ञान अभी शुरुआती दौर में था और तकनीकी बाधाएं बहुत मुश्किल थीं। फिर भी तात्कालिकता की भावना और उनके काम के गहरे प्रभाव से प्रेरित होकर वैज्ञानिक डटे रहे। न्यू मैक्सिको के सूने इलाके में 16 जुलाई 1942 के शुरुआती घंटों में भौतिकविदों की एक टीम एक ऐसे परीक्षण के लिए इकट्ठा हुई जिसने इतिहास का रुख बदल दिया। ट्रिनिटी नाम के इस पहले परमाणु बम परीक्षण ने सुबह के सन्नाटे को तोड़ दिया, हमेशा के लिए परिदृश्य को बदल दिया और परमाणु युग की शुरुआत की। जैसे ही मैनहट्टन प्रोजेक्ट अपने अंत के करीब पहुंचा, मित्र देशों के नेताओं को एक अभूतपूर्व नैतिक दुविधा का सामना करना पड़ा। क्या इस भयानक नए हथियार का इस्तेमाल किया जाए? जापान पर परमाणु बम गिराने का फैसला एक जटिल फैसला था, जो नैतिक और रणनीतिक विचारों से भरा था। 1942 की गर्मियों तक जापान एक कमजोर देश बन गया था। सालों की लगातार बमबारी ने उसके शहरों को मलबे में बदल दिया था। उसकी अर्थव्यवस्था बर्बाद हो गई थी और उसके लोग बहुत पीड़ित थे। फिर भी भारी मुश्किलों के बावजूद जापान के सैन्य नेता सम्राट के प्रति कट्टर भक्ति और अपनी नस्लीय श्रेष्ठता में विश्वास से प्रेरित होकर अड़े रहे, बिना शर्त आत्मसमर्पण करने से इनकार करते रहे।
इस गतिरोध का सामना करते हुए राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन और उनके सलाहकारों ने अपने विकल्पों पर विचार किया। जापान पर एक पारंपरिक हमले से दोनों तरफ लाखों लोग हताहत होने का अनुमान था। एक ऐसी संभावना जिसने ट्रूमैन को डरा दिया। परमाणु बम का इस्तेमाल, हालांकि भयावह था, कुछ लोगों द्वारा एक जरूरी बुराई के रूप में देखा गया था। जापान को आत्मसमर्पण करने के लिए मजबूर करने और जल्दी से युद्ध को खत्म करने का एक तरीका, इस प्रक्रिया में अनगिनत लोगों की जान बचाना। बम गिराने का फैसला अंततः इस विश्वास के साथ किया गया था, चाहे वह कितना ही गलत क्यों न हो, कि यह लंबे समय में ज्यादा लोगों की जान बचाएगा। यह एक ऐसा फैसला था जिसके जापान और दुनिया के लिए गहरे और स्थायी